गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की विज्ञान की किताब पुस्तक का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं। सजीव होते हैं सजीव जिनमें जान होती है, जिसके अंदर प्राण होते हैं, जो चल फिर सकते हैं, जो बढ़ सकते हैं, वो होते हैं सजीव यानी लिविंग थिंग्स। और हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से ही नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। किसे? ऐसे छोटे छोटे जीव जो कि लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन हम उन्हें नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें कुछ किसी मशीन का या किसी यंत्र का सहायता लेनी पड़ती है। और ऐसे जीव जो यंत्र की सहायता से देखे जाते हैं उसे हम सूक्ष्म जीव यानी छोटे जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में कोई रोटी या ब्रेड होती है तो बारिश के कारण या अगर 2 दिन 4 दिन रखी रह जाए, हम ध्यान ना दें तो उसमें धीरे धीरे फफूंदी सी लग जाती है, जो काली काली सफेद सफेद से धब्बे से हमें नजर आते हैं। तो इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या हैं? यह कहां से आई हैं? इसको सूक्ष्म जीव को समझने के लिए हमें क्रियाकलाप पढ़ते हैं, समझ लेंगे इससे हम। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कारण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड्स पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। जब हम मिट्टी को गीला कर देते हैं ना और उसको ध्यान से यंत्र की सहायता से देखते हैं तो हमें पता चलता है उस मिट्टी के अंदर छोटे छोटे से जीव है जो कि लिविंग थिंग्स है, लेकिन वो इतने छोटे, इतने महीना कि हमसे नॉर्मली आंखों से, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे हैं, उन्हें हम नॉर्मली अपनी आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए भी यंत्र की सहायता होती है, उसके बिना से देख ही नहीं सकते। बहुत छोटे होने के कारण इन्हें हम छोटे जीव या सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब आगे देखिए, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। अब देखिए विषाणु। विषाणु यानी वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु यानी वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। यानी कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि जीवाणु कीटाणुओं के द्वारा होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण यानी गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंडा हो या फिर गर्म हो, हर प्रकार की स्थिति में जीवाणु जो है रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। मरुस्थल जहाँ बिल्कुल सूखा, जहाँ सिर्फ सूखापन है, गर्म, वहाँ टाइम मिट्टी है कुछ नहीं, और दलदल जहाँ सिर्फ कीचड़ यानी कि नमी है, दोनों ही जगह पर रहते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं
जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा कैसा रहता है? अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि अकेला रहता है, बाकी जो कवक है या जीवाणु सारे समूह में यानी ग्रुप में रहते हैं। अब सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक हैं तथा जीवों में रोग के कारक है। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव है, बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, जिनसे हमें फायदा होता है, लेकिन फायदे के अलावा कुछ जीव ऐसे भी हैं सूक्ष्म जीव जिनसे हमें हानि भी होती है। मित्रवत सूक्ष्म जीव यानी ऐसे जीव जो हमें फायदा पहुंचाते हैं, जिनसे हमें फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है, वे जीव होते हैं मित्रवत। मित्र वाले जैसे मित्र जैसे दोस्त होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, वैसे ये जो सूक्ष्म जीव है जो हमारे दोस्तों की तरह से हमारी मदद करते हैं, जिन्हें हम मित्रवत सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। दही के अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण यानी याद करने के लिए स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब देखते हैं दही एवं ब्रेड का बनना कि दही और ब्रेड कैसे बनता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से। दही एवं ब्रेड का बनना, आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। जो दूध हमारे घर में होता है, जिसे हम दही जमाते हैं, अपने घर में दही तैयार करते हैं, जो दूध दही में कैसे कन्वर्ट होता है, वो होता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यानी दूध को दही में जो बदलता है वो सूक्ष्म जीव क्या है? वो ये है लैक्टोबैसिलस। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जब सूक्ष्म जीव जो है ये जो है लैक्टोबैसिलस दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो दही में अपने आप दूध जो है दही में बदल जाता है। जीवाणु पनीर यानी चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादक में सहायक हैं। रवा यानी सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इस तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग यानी कि व्यापार के लिए उनका कैसे उपयोग किया जाता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो शराब लोग ड्रिंक करते हैं वो, और अल्कोहल जो है सूक्ष्म जीवों का ही इसमें हाथ होता है उसको बनाने में भी। यह गंध अल्कोहल की है। अब यहाँ पे कैसे जो सूक्ष्म जीव है कैसे कार्य करता है अल्कोहल को बनाने में, उसके लिए यहाँ पढ़ते हैं हम। 500 ml यानी मिलीलीटर का एक बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरी, इसमें 2 या 3 चम्मच चीनी घोलिए, इसमें आधा चम्मच इस पाउडर डाली, इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखिए। अब विलयन को सूंघकर देखिए। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। अब पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों को औषधि यानी दवाई के रूप में कैसे यूज होता है, कैसे सूक्ष्म जीव दवाइयों को बनाने में हमारी सहायता करते हैं। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। यानी कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं डॉक्टर में इंजेक्शन लगाता है, दवाई देता है, कोई कैप्सूल देता है, कोई गोली खाने के लिए देता है, तो उसके अंदर भी जो सूक्ष्म जीव है वो होते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले
सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा इनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। जो सूक्ष्मजीव दवाई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, वो क्या करते हैं, वहां जाने के बाद जो बीमारी वाले सूक्ष्मजीव है उनको खत्म कर देते हैं या फिर उनका जो बढ़ने की गति उसको रोक देते हैं। और इसी यही वजह है कि हम धीरे धीरे दवाई के सेवन से ठीक हो जाते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव है उनकी सहायता से दवाइयां बनती है और उन दवाइयों के सेवन से हमारी जो बीमारी है, हमारी बीमारी दूर हो जाती है। पशु आहार एवं कुक्कुट पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। यानी कि जो पशुओं खाना, जो जानवरों को खाना दिया जाता है उसके अंदर प्रतिजैविक यानी सूक्ष्म जीवों को मिलावट होती है, उनके सूक्ष्मजीवी होते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के लिए रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं वैक्सीन यानी टीका की। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका यानी कि वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी टीके के द्वारा रोका जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको भी या फिर जो घर में आपके छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन, सभी को टीका लगता है। टीका क्यों लगता है? वो इससे लगता है कि उनके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी जो है बहुत अधिक प्रभाव ना डाल सके, बीमारी जो प्रभाव ही ना डाल सके, बीमारी को रोका जा सके। यही कारण है कि टीका लगाया जाता है। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके यानी वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके घर में छोटे भाई बहन को टीके लगते हैं और उन सभी को कुछ समय अंतराल के बाद पोलियो की खुराक दी जाती है, जो कि सब मुफ्त मिलती है। तो क्यों दी जाती है? ताकि बच्चों को पोलियो ना हो सके। और ये जो पोलियो की दवाई एक तरह की वैक्सीन, एक तरह का टीका है, तभी तो समय समय पर दिया जाता है ताकि किसी भी बच्चे को पोलियो के शिकार ना होना पड़े। और इसी प्रकार से चेचक के लिए भी जो है, चेचक को खत्म करने के लिए अभियान चला, लोगों को टीका लगा। और आज की तारीख में चेचक जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि ना के बराबर होती है, लेकिन उसका इलाज संभव है, लोग उसका इलाज करवा लेते हैं। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है।
मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। अब हम पढ़ेंगे कि जो सूक्ष्म जीव वो मिट्टी की उर्वरा क्षमता को कैसे बढ़ाते हो, कैसे बढ़ा देते कि मिट्टी के अंदर जो है खेती करने के लिए, फसल करने के लिए बहुत अधिक क्षमता, बहुत अधिक ताकत आ जाती। कहाँ से आती, उसके लिए क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, वो अब हम यहाँ पढ़ेंगे। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। अब हम देखते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण, जो सूक्ष्म जीव पर्यावरण को कैसे शुद्ध रख सकते हैं। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचे से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। अब जो छिलके होते हैं सब्जियों के, फलों के, या फिर जो भी कूड़ा कचरा होता है, पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं, उन सभी को हम गड्ढे में डाल देते हैं तो कुछ समय के बाद वो खाद बन जाती है। कैसे खाद बनती है वो हम यहाँ अभी देखते हैं। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा भरिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है? सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, पौधों के पत्ते हैं, फलों के सब्जियों के छिलके हैं, उन सभी को सूक्ष्म जीव बदल देते हैं खाद के रूप में। और वो खाद हम अपने पौधों में, अपने खेतों में डाल देते हैं, जिससे हमारी खाद जो है यूज में आती है। पौधों की जो क्षमता, जो मिट्टी की क्षमता, वो भी बढ़ जाती है और अच्छी फसल हमारे पास आ जाती है। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप जानते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव है उसकी सहायता से हमारा जो पर्यावरण है वो भी शुद्ध रहता है। जब भी कोई जीव जंतु कहीं मर जाता है, वो सड़ जाता है, तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसका जो सूक्ष्म जीव है उसका अपघटन कर देते हैं और वो अपघटन के बाद सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, जिसका उपयोग बाकी पदार्थ या बाकी जंतु दोबारा से कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। अभी तक तो हमने उन सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा जो हमें फायदा देते हैं, जिनसे हमें नुकसान नहीं, तो जिनसे हमें लाभ होता है, हानि नहीं होती। तो अब हम ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए हानिकारक हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करते हैं। यानी कि ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए हानिकारक है, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम रोगाणु कहते हैं या फिर रोगजनक यानी रोगों को बढ़ाने वाला, रोग को पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव कहते हैं। उनकी हानिकारक गतिविधि के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनुष्य यानी हमारे लिए जो ऐसे कौन से सूक्ष्मजीव है जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है।
सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब एक स्वस्थ व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाता है जो कि बीमार है, तो क्या होता है कि जो बीमार व्यक्ति के जो सूक्ष्म जीव है, जिसको रोगाणु, वो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाए। प्रवेश कैसे करते हैं? हम सांस लेते हैं, हमने कोई पानी पिया, उसको छुआ हुआ, उसका हमने जूठा खाना खाया, तो क्या जो जीवाणु, जो रोगाणु हमारे अंदर चले जाते हैं स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, और जो स्वस्थ व्यक्ति वो भी बीमार पड़ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर किसी को जुकाम है, हम उसके पास कुछ समय के लिए बैठते हैं, रहते हैं, तो एक दिन 2 दिन बाद हमें भी जुकाम हो जाता है। जुकाम क्या है? एक ऐसा रोग है जो कि इन्फेक्शन से फैलता है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाले वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। होता क्या है, जब किसी कोई बीमार व्यक्ति है, जिसको कोल्ड हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, वो छींकता है, खांसता है, तो उसके खांसने से या छींकने से तो उसके मुंह में जो बीमारी के वायरस है, जो रोगाणु है, वो बाहर निकल जाता है, हवा में फैल जाता है, जो हमें नजर नहीं आते, और उसके आसपास जो लोग हैं, जो हवा में सांस ले रहे, जो वहां पर बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी विषाणु, जो रोगाणु जो चले जाते हैं, दूसरा व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है। यही कारण है कि हमें हमेशा खांसते या छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढक कर रखना चाहिए, रुमाल हमें यूज करना चाहिए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है, यानी कि बीमारी को एक जो जीवाणु है, जो रोगाणु, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम भी करते हैं, जो को मक्खी सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। कैसे? वो अब यहाँ देखिए। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा, उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? मक्खी क्या करती है? वो कूड़े कचरे बैठती है, गंदगी में बैठती है। वहां बैठने के बाद जो वहां पे छोटी छोटी बीमारी वाले रोगाणु, जो जीवाणु होते हैं, वो उसके पैरों में चिपक जाता है, और वही मक्खी उड़कर जब हमारे खाने पर बैठती है तो हमें नजर तो नहीं आता कि सूक्ष्म जीव या रोगाणु जीवाणु हमारे भोजन में आ गए, और हम क्या कर खाने को खा लेते हैं, और खाने के कारण हम भी जो है बीमार पड़ जाते हैं। यही कारण है कि हमेशा अपने घरों के अंदर किसी भी खाने वाली चीज को या फिर बाहर भी खाने वाली चीजों को ढककर रखा जाता है, ताकि मक्खी के आने जाने से, उड़ने से जो जीवाणु है, जो रोगाणु है, वो उस खाने में आकर ना पनप सके। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में भी कभी भी जल को एकत्र ना होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए, जिसे अपनाकर मलेरिया को रोकने से फैलने से रोका जा सकता है। मलेरिया जो बीमारी है किससे होती है? मच्छरों से। और मच्छर हमेशा कहाँ पैदा होता है? पानी में। तो हमें क्या करना है? कभी भी कहीं पर भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। अक्सर छतों पे पुराने डिब्बे होते हैं, जो वेस्ट डिब्बे पुराने होते हैं, हमको छत पे फेंक देते हैं, टायर फेंक देते हैं, कूलर रख देते हैं, फूलदान रख देते हैं। और हमने क्या किया? फूलदान का पानी डाला थोड़ा बहुत भी, ताकि फूल ताजे रहें। हम फूल सूख जाते हैं, फूल को निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन पानी उसके अंदर रह जाता है। छत के ऊपर बारिश होती है, कूलर में पानी भर जाता है, टायर में पानी भर जाता है, तो ऐसे पानी के अंदर मच्छर पैदा होते हैं, और इन्हीं मच्छरों के कारण जो है बीमारियां बढ़ती हैं। मच्छर काटता है, फिर फीवर होता है, मलेरिया हो जाता है। तो हमें क्या करना है? कहीं पर भी पानी को इकट्ठे नहीं होना देना है, ताकि मच्छर पैदा ही ना हो और हम बीमारी ना पड़ सकें। अब यहाँ पे क्या तालिका बनी हुई है? कौन सी? मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। सूक्ष्म जीवों से मनुष्य में कौन कौन सी बीमारियां होती है, उसके बारे में हम इस तालिका में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर है मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका, कैसे रोग फैलता है, उसके बचाव के सामान्य उपाय। पहले है क्षय रोग, जो कि जीवाणु से होता है, इसमें हवा से फैलता है। ये खसरा, ये वायरस से होता है, और इसमें हवा से ही फैलता है। हवा में इसके सूक्ष्म जीव जो फैल जाते हैं, और जब उसी हवा में एक स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो वो भी बीमार पड़ जाता है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है, और ये भी वायु या फिर सीधे संपर्क से होता है।
पोलियो जो कि वायरस से होता है, ये भी वायु में या जल में इसका संक्रमण होता है। ये इससे बचने का उपाय क्या है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। जो बीमार व्यक्ति है, जो रोगी व्यक्ति, उसको बिल्कुल सेपरेट अलग कमरे में रखना, और बाकी जो स्वस्थ लोग उसका वहां पर आना जाना ना के बराबर होना चाहिए। उसकी देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन उसको भी अपनी सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। उसकी वस्तुओं को सभी को टच नहीं करना, सभी को यूज नहीं करना। जो बीमार व्यक्ति सिर्फ वही यूज करेगा, बाकी लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। और उसे समय समय दवाई यानी टीका उसे देना चाहिए। इसके बाद है हैजा, जो कि जीवाणु से फैलता है। ये जल में या भोजन से फैलता है। टाइफाइड, ये भी जीवाणु से फैलता है, यह भी सिर्फ जल से फैलता है। इसके लिए बचाव का क्या उपाय है कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। भली भांति पके भोजन, उपला पेयजल एवं टीकाकरण। जो अपनी सफाई है, साफ सफाई पे हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी साफ सफाई रखनी है। हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, नाक में मिट्टी नहीं भरी होनी चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हाथों को धोना चाहिए साबुन से। पका हुआ भोजन खाना चाहिए। पानी को बिल्कुल साफ पानी, अगर पानी है तो उसको उबाल कर पीने से जो भी जीवाणु कीटाणु होते हैं पानी के अंदर सारे मर जाते हैं। और दवाई टीका हमें टाइम से लेना चाहिए। फिर है हेपेटाइटिस ए, जो कि वायरस से फैलता है, ये पानी से फैलता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि उबले हुए पेयजल का उपयोग यानी पानी को उबालकर पीना चाहिए, ताकि कोई भी जीवाणु हमारे अंदर ना जाए, क्योंकि पानी से फैलता है ये। तो जब हम पानी उबालकर पियेंगे तो पानी के अंदर एक भी कोई भी सूक्ष्मजीव कीटाणु रोगाणु नहीं रहेगा और हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और टीका हमें टाइम टू टाइम लेना चाहिए। फिर है मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ से है फैलता है। इसका कारण क्या है? मच्छर। मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने दें। मलेरिया मच्छरों से फैलता है और मच्छर का हमें क्या करना है मच्छर से बचने के लिए? मच्छरदानी, जब हम सोते हैं अपने अपने घरों में तो हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मच्छरदानी के अंदर मच्छर घुस नहीं पाएगा, हमें काटेगा नहीं। अगर हम खुले में सोएंगे तो मच्छर आएंगे, हमें काटेंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। मच्छर को भगाने के लिए मोर्टीन है या फिर जो भी मॉस्किटो के मारने के रैकेट्स वगैरह वो सब यूज करना है। हमें धुआं करना है ताकि मच्छर ना फैल सके, और पानी को कहीं पर भी रुकने नहीं देना ताकि मच्छर पैदा ही ना हो। उसके से मच्छर पैदा ही नहीं होगा तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे, ना मच्छर होगा, ना हमें काटेगा, ना ही हम बीमार होंगे। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका में दर्शाए गए, जो कि अभी हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। जंतुओं में जो सूक्ष्म जीव कैसे रोग को बढ़ा देते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह के रोग वायरस द्वारा होते हैं। अब जो सूक्ष्म जीव सिर्फ पौधों को ही प्रभावित नहीं करते, मनुष्य को प्रभावित नहीं करते, वो पशुओं यानी जंतुओं को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि गाय का जो खुर यानी जो पैर होता है उसका जो उसके तलवे होते हैं उसमें खुर लगा होता है, जो उसका जिससे उंगलियों जैसे हमारे पैर की उंगलियां होती है वैसे ही गाय के पैर में खुर होता है। और उसके मुंह का जो रोग होता है वो भी इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही फैलता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अब पौधों में कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव पौधों को बीमार कर देते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पौधों के अंदर भी सूक्ष्म जीव होते हैं। हम इसका अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आपने देखा होगा, अगर हमने पेड़ पौधे लगाए तो अक्सर पौधों के ऊपर कीड़े लग जाते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और हम देख तो सकते हैं, हरे रंग के, सफेद रंग के होते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो पौधों के पत्ते के पीछे लगे होते हैं। हमें क्या करना होता है? उन सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए कीटनाशकों पर छिड़काव करना, ताकि जो पौधों में कीड़े मकोड़े लगते हैं वो जो पौधों को खराब ना कर सकें। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। ये पादप रोग, इसका सूक्ष्म जीव किससे होता है, संचरण कैसे फैलता है, चित्र इसका पिक्चर है। यह है नींबू कैंकर, ये जीवाणु से होता है, ये वायु से। ये इसका पिक्चर बना के नींबू पर ऐसे जो आपने देखा होगा, आपने कभी कभी घर में कोई नींबू सड़ जाता है तो उसके ऊपर काले काले धब्बे से आ जाते हैं, जो कि वो सूक्ष्म जीव होते हैं। गेहूं की रस्त, जो कि कवक से होता है। वायु एवं बीज, आपने देखा होगा जो गेहूं की जो बालियां होती है छोटे कीड़े से लग जाते हैं। जो लोग गाँवों में रहते हैं ज्यादातर उनको इस बात का अंदाजा होता है। भिंडी की पीत, जो कि वायरस से, और एक जो पत्ते होते हैं पत्तों पर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं भिंडी के पत्तों के ऊपर। खाद्य विषाक्तन,
फूड पॉइजन यानी एक ऐसा जहर जो कि खाद्य पदार्थों में अपने आप हो जाता है, वो हम यहाँ देखते हैं। बूजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। बूजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि खाद्य विषाक्तन होने के कारण होने वाली स्थिति है, जिसे हम फूड पॉइजन के नाम से भी जानते हैं। जब हम कभी कभी होता है हम जाते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, लेकिन हम ऐसा खाना खाते हैं जो कि खराब हो चुका, हमें पता ही नहीं चलता। तो होता क्या, हम जब बाद में जब अभी हमने खाना खाया, कहीं घर में गए, किसी के घर गया, खुद के अपने घर में भी अगर लंबे टाइम से खाना बना के रखा, हमने नहीं ध्यान दिया, एक दिन 2 दिन हम खाना खा लेते, तो जाहिर सी बात है बीमार पड़ जाएंगे, हमें वोमिटिंग होने लगेगी, पेट में दर्द होने लगेगा, लूज मोशन होने लगेगा, क्योंकि जो खाना था उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई, जो कि हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारे जहर का काम करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति गंभीर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। यही इसीलिए कि हमें कोई भी ऐसा खाना जो कि 1 दिन 2 दिन पुराना खाना हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको खाने से बीमार पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षण यानी कि खाद्य परिरक्षण यानी कि हम खाने को कैसे सही तरीके से बचा के रख सकते हैं कि उसमें सूक्ष्म जीव जो ना बढ़े, खाना जो खराब ना हो। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रूप रंग में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हम इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। अपने घरों में करते हैं, हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। नमक और जो खाने वाला तेल होता है, उससे क्या होता है, इन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का प्रयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण यानी कि नमक से हम कैसे सूक्ष्म जीवों को खत्म कर सकते हैं। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। नमक से भी हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के उपयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो चीनी होती है वो भी सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकती है। इसी कारण जो जैम है, जो जेली, जो मीठी चीज होती है उनके अंदर चीनी की मात्रा अधिक होती है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली एवं मांस का परिरक्षण इस विधि के द्वारा करते हैं। तेल और जो सिरका होता है उसकी सहायता से भी हम जीवाणुओं को खत्म कर सकते हैं। यही कारण है कि अचार वगैरह जब हम बनाते हैं इसमें तेल या सिरका डाला जाता है। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबालकर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं।
क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। गर्म या ठंडा होने से, अधिक गर्म या ठंडा होने के कारण जो सूक्ष्म जीव है वो, उनकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। यही कारण हम दूध वगैरह घर में उबाल कर पीते हैं, कच्चा दूध नहीं पीते। या फिर जो घर में खाद्य पदार्थ होता है, जो खाने का पदार्थ होता है, जितना हम यूज करना खा लेते हैं, जो बच जाता है या बनाने के बाद उसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो ठंडक होती है, बहुत अधिक ठंडक होती है, ठंडक से जो सूक्ष्म जीव है वो खत्म हो जाते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे पाश्चीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं पाश्चीकरण? क्योंकि इसका जो खोज की थी वो वैज्ञानिक ने की थी, जिसका नाम था लुई पाश्चर। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। आपने देखा होगा जो खाने का खाद्य पदार्थ है, ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर सब्जियां वगैरह, वो लोग ऐसी पन्नी के अंदर पैक होते हैं जो कि एयरटाइट होती है, उसमें हवा नहीं घुस सकती। और इसका कारण क्या है कि इससे जो हवा जब उसमें नहीं जाएगी तो उसमें वायरस जो है हवा के द्वारा फैलता है ज़्यादातर, तो जो वायरस है, जो सूक्ष्म जीव है, उसके अंदर नहीं जा सकते। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6-7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णरहित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ये क्या है? ये है नाइट्रोजन चक्र। इसका काम देखिए, ये क्या? वायुमंडलीय नाइट्रोजन। यहाँ पे जो नाइट्रोजन चक्र का पूरा ये चक्र दिया हुआ है कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों फिर ऐसे बदलते हैं। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैस नाइट्रोजन में परिवर्तित होता है। फिर यहाँ से वायुमंडलीय नाइट्रोजन, यहाँ से कैसे गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस कैसे आगे बढ़ती है, वो सारा इसके अंदर चक्र के अंदर बताया गया है। अब इस अध्याय में हमने प्रमुख शब्द देखिए, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। ये है शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रमक रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबेलियस, सूक्ष्मजीव, नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चरीकरण, रोगजनक, परिरक्षण, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, टीका यानी कि वैक्सीन, विषाणु, ईस्ट यानी खमीर। इस अध्याय के अंदर क्या क्या हमने सीखा उसको एक बार दोबारा से अपने दिमाग में, इस अध्याय के अंदर क्या क्या हमने सीखा उसको एक बार फिर से तरोताजा कर लेते अपने दिमाग में। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, जो बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। यानी कि जो सूक्ष्म जीव है बहुत ही सूक्ष्म यानी बहुत छोटे हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से बिना किसी लेंस की सहायता से, बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं, चाहे बहुत अधिक सर्दी हो या फिर बहुत अधिक गर्मी हो, बहुत अधिक सूखा हो या फिर बहुत अधिक गीला हो, किसी भी प्रकार की स्थिति में वो जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी,
पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव हमेशा हर जगह होते हैं, वायु में है, जल में है, मिट्टी में है, पौधों में है, जंतुओं में है, मनुष्यों में, सभी के शरीर में वो होते हैं। ये एक कोशिक एवं बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्य उत्पादन में भी उपयोगी होते हैं। अल्कोहल यानी जो लोग ड्रिंक करते हैं, दारू शराब वगैरह जो होती है, उसके अंदर भी सूक्ष्मजीव होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। जो जानवर इधर उधर मर जाते हैं, वो लोग धीरे धीरे अपना सड़ते हैं और धीरे धीरे मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? सूक्ष्म जीवों के कारण। अगर सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो ये जो जंतु यहाँ वो सड़ते हैं, मरते रहते हैं, सड़ जाते हैं, वो उन सबका समाप्त होना पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। जो प्रोटोजो से अतिसार होता है, मलेरिया हो जाता है, बीमारियां बढ़ती हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, यानी हमारे भोजन को हमारे जहर के समान बना देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। तो हम ये बात अच्छे समझ लीजिए, जो सूक्ष्म जीव है उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। जो सूक्ष्म जीव है वो बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे जो हमारे लिए फायदेमंद हैं और कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। और इन सभी बातों को हमने इस अध्याय में पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय को पढ़ के आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और इस अध्याय से जो हमें जानकारी मिली है उसे आप हमेशा अपने दिमाग में तरोताज़ा रखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।